सर, आज विभिन्न राज्यों से आए पदाधिकारियों की एक एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग हुई है। क्या इसके माध्यम से आप देश में, प्रदेश में संदेश देना चाह रहे हैं? बेसिक तो मीटिंग यही है कि मिशन 2023-24 अभी जो चुनाव आने वाले हैं, एक तो छत्तीसगढ़ के अंदर और राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, मेजर राज्यों में चुनाव आने वाले हैं और फिर लोकसभा के चुनाव है 2024 के, और उसके बाद फिर 24 में और भी राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र में भी चुनाव है। तो चुनाव को लेकर मेजर फोकस था आज की हम चुनाव लड़के असेंबली और पार्लियामेंट में जीत के कैसे जा सकते हैं, उसके लिए एपीआई को क्या करना है। हमारा नीति तो बेस्ट है, आप जानते हैं, कॉस्मो ह्यूमैनिज्म का जो ज्ञान, विज्ञान और मानवता के आधार पर है। इसके ये जो थियोरेटिकल पार्ट है हमारे नीतियों का, उसको भी हम देश की जनता को कैसे समझाएं और चुनाव लड़के जाने के लिए क्या क्या तैयारियों की जरूरत है, उन पर सारा मंथन आज हमने किया और सारे लोग इसमें क्लियर है पार्टी के, और पार्टी बड़े पैमाने पर अब इसकी तैयारी में लग गई है और हम इसमें जीतने का पूरा प्रयास करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि हम 23-24 में जीतेंगे। सर, कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे आप? जैसे 10 या 9 राज्य में चुनाव होने वाले हैं। देखिए, ये चुनाव तो कौन कौन से 2023 में 4-5 मेजर राज्य हैं। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ 70% से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, वो स्टेट्स के। लोकसभा की क्या तैयारी है सर? लोकसभा में 150 से प्लस सीटों के ऊपर तो डेफिनेटली हम कॉन्टेस्ट करेंगे। कितने राज्यों से सर आप चुन के भेजना 18 चाहिए? राज्यों में तो हमारा पार्टी का एग्जिस्टेंस सही है और भी कुछ राज्य ऐड हो सकते हैं। प्रयास रहेगा कि 18-20 राज्यों से तो हमारे कैंडिडेट्स रहे, लेकिन 8-10 राज्यों में जहां हमारा पार्टी का अच्छा प्रेजेंस है, वहां फोकस करके कुछ सीटें जीतने पर ज्यादा हमारा प्रयास रहेगा। और 24 में मैं भी कॉन्टेस्ट करने वाला हूं, तो पार्लियामेंट जाने के लिए मैं और हमारे पार्टी के सीनियर ऑफिस बेयरर्स है, वो भी कॉन्टेस्ट करेंगे। तो कुछ सीटों पर जीतने का प्रयास रहेगा कुछ राज्यों से। एपीआई की ओर से 2023-24 में देश के लोगों के लिए अनुपम क्या होगा, क्या विशेष कृति होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो एक नीति में डिक्लेयर करने जा रहा हूं, जो नीति देश के जो 7 से 10 करोड़ गरीब परिवार है या गरीब जैसे परिवार है, उनको 10 सालों में बिल्कुल मध्यम अमीर बनाएगी। यानी उसके लिए उनको केवल अनाज ले लो या मनरेगा कर लो, इस तरह नहीं रहेगा। वो एक नीति सबसे अनुपम रहने वाली है। दूसरा जो है, हमारी जो एजुकेशनल पॉलिसी है, उसको पूरी तरह साइंस, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज के बेस पर लाएंगे। इंडिया को केवल हम 3rd नंबर पे आना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमारी देखिए अभी जो डॉलर टर्म्स में इकोनॉमी है वो 3.18% है। चाइना की डॉलर टर्म्स में इकोनॉमी 70 ट्रिलियन डॉलर्स है। यानी हमारा 3.18 है, उनका 17.70 ट्रिलियन डॉलर्स है। अमेरिका की लगभग 24.5 ट्रिलियन डॉलर्स है। तो हम ये कहें कि हम तीसरे नंबर पर आएंगे, ये नहीं होगा। हमको चाइना से आगे यदि जाना है तो 10-15 सालों के अंदर में अगर वो जाना है, तो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर सबसे ज्यादा जो है वो जोर होना चाहिए। ह्यूमन स्किल्स एंड ह्यूमन टैलेंट को डेवलप करने पे सबसे ज्यादा जोर होना चाहिए। एग्रीकल्चर में एग्रीगेट डिमांड और ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड हर सेक्टर में बढ़ाकर उस तरह का स्किल टैलेंटेड एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट करके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी भी बनना हमारे लिए जरूरी है, केवल डोमेस्टिक इकोनॉमी से होने वाला नहीं है। वो सारी पॉलिसीज हमारे लिए यूनिक रहेगी, जिससे इंडिया का केवल जीडीपी नहीं बढ़ेगा, हर परिवार और हर व्यक्ति सुख समृद्ध होगा और मध्यम अमीर होगा। इस पर हमारा फोकस है। और जो हमारा कल्चरल नेम था इंडिया का, भारत से पहले गोंडवाना था, तो वो कल्चरल जो हमारा सबसे अच्छा मानवता और प्रकृति का जी सभ्यता थी, तो भारत को वो गौरवान्वित करने वाला कल्चर हम यहाँ पर बनाएंगे और इंडिया को ग्रेट गोंडवाना बनाएंगे। ये मेजर फोकस है। सर, अभी जो चुनाव आने वाले हैं उसके लिए क्या तैयारियां हैं? किस किस राज्य में आप जाएंगे और क्या क्या जो जिम्मेदारी आपके पदाधिकारियों को आप देने वाले हैं? सभी अभी देखिए तो मेजर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना, 4 राज्य 2023 में सबसे इंपॉर्टेंट है जहां चुनाव होने वाले। तो चारों राज्यों में मेरी रैली, सभाएं, सम्मेलन होंगे। उसके अलावा कुछ न्यू स्टेट्स अच्छा ज्वाइन हो रहे हैं। वो स्टेट्स जैसे बिहार है, बड़ा प्रोस्पेक्टिव स्टेट्स है, तो वो आ रहे हैं। कर्नाटका में कुछ इलेक्शन है, पर हम वहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर उसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। हर जगह, महाराष्ट्र में भी थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी इलेक्शन 24 में अक्टूबर में, पर अभी तो 23 के हिसाब से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये जो राज्य है, तेलंगाना, इस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। ज़्यादातर ये देखने मिलता है सर कि जितने भी राजनीतिक दल भारत में आए अभी तक, उनके द्वारा लोगों के बीच अलग अलग वेरिएशन में अपने स्लोगन के माध्यम से हो, जैसे भी हो, लेकिन हमने देखा है कि उससे विशेष
जो 60% लोग हैं देश के, उनको विशेषतः कोई विशेष फायदा नहीं मिला, वो ज़्यादा मतलब आगे नहीं जा पाया। ऐसी स्थिति में लोगों का विश्वास राजनीतिक दलों से धीरे धीरे कम होते जा रहा है। एपीआई इनमें सबसे अलग बता रहे हैं। आप कैसे विश्वास जीत पाएगी लोगों का? मेरा स्लोगन अभी है, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें मध्यम अमीर बनाऊंगा। मेरा अभी ये स्लोगन है 2024 के लिए, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें मध्यम अमीर बनाऊंगा। मैं गरीबी को समाप्त करने की बात नहीं कर रहा हूँ। देश में एक भी परिवार गरीब रहने का कोई कारण ही नहीं है, सब मध्यम अमीर होना चाहिए। कुछ लोग अमीर रहेंगे, कुछ मध्यम अमीर रहेंगे। वो नीति एपीआई की हमने बना ली है, जिसको मैं डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। दिसंबर जनवरी में नए आंकड़ों के साथ मैं उसको चुनाव के 3 महीने पहले डिक्लेयर करूंगा, बाकी नीतियों के साथ। देखिए, देश की पॉलिटिकल पार्टियों का क्या समस्या है ये मैं बताता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो धर्म की बात कर रही है, जाति की बात कर रही है, संस्कृति की बात कर रही है, राज्य और भाषाओं की बात कर रही है। इंडिया इससे डेवलप नहीं होगा। इंडिया डेवलप होगा ज्ञान से, इंडिया डेवलप होगा विज्ञान से, और मानवता की सोच होनी चाहिए। जब ये होगा तो इंडिया डेवलप होगा। अब हमारे पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं वो पढ़ते लिखते कम है, पद यात्रा ज्यादा करते हैं। तो पद यात्रा करने से फिजिकल फिटनेस आ सकता है, लेकिन मेंटल फिटनेस नहीं आता है। तो पढ़ लिख कर ये समाधान लाने की नीति हमारे पास में है, और सारे लोगों को सुख समृद्धम कैसे कर सकते, सुजान कैसे कर सकते, ये एपीआई की नीति क्लियर है। मोदी जी के अमृतकाल के बजट पर कुछ विशेष आपका कमेंट? नहीं, मुझे तो इसमें कुछ अमृतकाल नहीं नजर आता है, थोड़ा विष भी नजर आता है, क्योंकि देश में इतनी बेरोजगारी है। 8% से ज्यादा लोग जो है हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर है। फिर 81 करोड़ लोगों को अगर अनाज देना पड़ रहा है तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि 81 करोड़ लोगों को इसकी जरूरत है। यानी हमारा परचेसिंग पावर पैरिटी, हमारी पर कैपिटा इनकम कम है, इसलिए तो हमको अनाज देना पड़ रहा है। तो मोदी जी का अभी जो है 9वां साल हो रहा है, उसके बाद भी अनाज देना पड़ रहा है, और कह रहे कि मैं 25 साल में ऐसा करके दिखाऊंगा। तो मैं समझता हूं कि ये अनरियलिस्टिक थिंकिंग है। इसको अमृतकाल नहीं, मैं विषकाल कहूंगा। ये विषकाल का बजट है। बेरोजगारी रखना, पिछड़ापन रखना, गरीबी रखना, लोगों को डिपेंडेंट रखना, ये जो है अमृतकाल नहीं हो सकता, ये विषकाल। सर, कांग्रेस परिवार ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो के माध्यम से लॉन्च करने के लिए पूरे देश भर में लगभग 1600-1700 किलोमीटर की यात्रा करवाई। जम्मू कश्मीर में अभी खत्म हुई यात्रा, सबको पता है। लेकिन क्या, जैसा बताया जाता है कि राहुल गांधी पहले अपरिपक्व थे, अब परिपक्व हो गए, आपको क्या समझ में आता है? क्या उनमें अभी मेच्योरिटी ऐसी डेवलप हो पाई है जिससे वो देश की कमान संभाल सके, जिस तरह से उन्हें प्रोजेक्शन किया जा रहा है? तो मुझे नजर है कि उनको ठंड कम लग रही है आजकल चलने की वजह से, लेकिन बौद्धिक लेवल पे कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो ऐसा तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। और वो भी कह रहे हैं कि फिजिकली फिट हो गया, वो शुगर कम होता है, बॉडी फिट होती है। तो एक आधा गोल्ड मेडल जीतने के लिए जाना चाहिए उनको ओलंपिक्स में, लेकिन देश को दिशा दिखाने की नीति की कैपेसिटी राहुल गांधी जी में नहीं है, ऐसा मुझे अभी नजर नहीं आता। और अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं 135 दिन में 100 दिन जो है पढ़ाई करना पसंद करूंगा, रिसर्च करना पसंद करूंगा, ताकि देश को जो है रास्ता दिखा सकूं। 35 दिन लोगों के बीच में जाऊं। लेकिन डेमोक्रेसी में लोगों के बीच भी जाना पड़ता है, लोगों के बीच जाकर बने रहना पड़ता है, तभी जाके अगर 100 दिन की पढ़ाई में 35 दिन अगर जाया जाए तो ज्यादा रिजल्ट आएगा। दिमाग खाली लेकर जाने से कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। Yeah, please. Different between our policy and policy. Yeah. Thank you, sir. I'd like to ask some fundamental question. As far Yeah, as the yeah, most election welcome. Yeah. of 2024 in the door, actually. Yeah. And what are your appeal to the people of India to solve the problems as prevailing in India? The appeal, I would say that Indians should understand one thing. The people of India, this great country, the great Gondwana, we are great Gondwana. We are a civilization of 50,000 years, starting from the great civilization of the Homo sapiens and the tribals of India. We should understand this, that if we want to develop India, it can be developed not by religion or caste or culture or creed or dogmas or doctrines. It will be developed only by science, knowledge and humanity. That is my central, message to the people of India. They should understand this. And when I speak about science, knowledge and various, aspects of humanity, that should translate into rule of law and the various policies. That is my central message. There are so many political parties in Indian state. So what is the particular uniqueness about Democratic Party of India, who is plus them in a uniqueness in India, and why do the people will choose API?
API is a totally unique party because API is the party which is most knowledgeable. It is having a very clear-cut policy to develop each and every single family and individual of the country, and make India a developed nation, not only a middle-income economy, but a developed country at par with China and America. By 2035-40, we can do this. If we are in a position to form the government in 2024, within 15 years we can do this. We can come up to China and America within 15 years. Yes, sir. As you know that in various indices as well as from the various agencies like Oxfam India and as well as some other agencies, the income inequalities which is produced in our country. And what is the main reason of that, and how can you solve them? The main reason for this is caste crony capitalism. There is a caste crony capitalism in India, and you see, as you know, that Oxfam and Credit Suisse and many other agencies are also reporting that there is a income and wealth inequality in India, concentrated heavily with 1% of the population of India. And you know that how you see the entrepreneurs, the major Caesars of businesses, they have, you see, generated wealth within the past 2 or 3 years. You see, we require a model which can not only generate wealth in India but have an inclusive, you see, development. We should think about, first we should think about two things. First, we should become a $20 trillion economy within 15 years. That should be our model. How it is possible? By using the market economy and the developmental state. This is possible. I will just simplify it. You will have to develop the human talents and user skills for this. And then you should be a very competitive, expert-oriented economy. For that, you see, unless you develop such an infrastructure and such a human skill and talent in India, there would be no foreign investment in the country at par that we want. That is the first thing that we should have. Then, along with this growth, we should have two things. Not only the incomes of the people should raise, but the wealth creation should be there for every family. I am speaking about every family. And then every individual. So now at least 7 to 10 crore families in India, they don't have sufficient wealth. They are just poor or multidimensional poor or just like poor. They should think about, you see, making them middle rich in India. And this requires cutting edge policies of economics and finance. This cannot be possible by simply giving them subsidies or Manrega or some things. Of course, some things would be required for some years, couple of years, but we would be requiring cutting edge policies of economic and finance for this. So far as the parliamentary election in 2024 is concerned, how much preparations do you have to make this election? And one of the objective to enter into the parliament for lawmaking and policy making on the basis of scientific research and scientific thinking. That's what this meeting was for. All these things. People from all over the country, our office bearers, they are especially for this thing here. And we will see to it that we will enter parliament in 2024. Before that, you see, there are major elections in Rajasthan, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Telangana, these major states. We will also ensure that some of the seats we are in a position to win. And we will see to it that at the policy level narrative, we give a very, very tough challenge to the BJP and Congress and all other alliances who are just, you see, befooling the people of India. Those parties who are not having any vision, they are only speaking about religion, caste, culture and credos and doctrines and dogmas and communalism and all those things. We will teach not only them but the people of India that what should be the right policies for making India a totally developed country at par with China and America. For that only we have met here today. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot. थैंक यू। आप देख रहे थे क्राउड न्यूज़। मैं हूं सुनील नेपाल।